हेलो स्टूडेंट। तो आज का टॉपिक जो है हमारा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स के लिए, और जिसका नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। जैसे आपको पता है कि जब हमने कोर्स शुरू किया तो हमारा ये प्लान था कि जो बेसिक चीज़ें हैं जो हमें थर्मोडायनेमिक्स या स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स करते समय आनी चाहिए वो हम एक एक करके करेंगे। तो उसी ऑर्डर में आज हम लोग जो बात कर रहे हैं वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हमें पता है कि एक चीज़ होती है जिसका नाम है आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक। और वो किसके बराबर होती है? वो होती है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी या पी वी इज इक्वल टू एन के टी। तो इसमें दो तीन चीजें हैं। पहली बात तो है आइडियल गैस कि आइडियल गैस होती क्या है। ठीक। ये सब बताया नहीं गया, ये डायरेक्ट बोल दिया गया कि भाई ये ऐसे करके होती है और जो गैसें इनको फॉलो करती हैं उन्हें हम आइडियल गैस कहते हैं, जो इन्हें फॉलो नहीं करती है उन्हें हम रियल गैस कहते हैं। ठीक। लेकिन ये नहीं पता है कि ये एक्सप्रेशन आया कैसे, ये नहीं पता है कि अंदर में चल क्या रहा है गैस के। तो इसलिए आज के टॉपिक में हम लोग यही डिस्कस करेंगे। हमने पिछले लेक्चर में ये बात भी की थी कि हमें ये हमेशा से पता था कि जो गैस है उस गैस में एक प्रेशर होता है, लेकिन वो प्रेशर का कारण क्या है, वो प्रेशर आता कहाँ से है? प्रेशर बिना फोर्स के तो आएगा नहीं। और फिर फोर्स कहाँ से आ गया? कोई उसमें जाके धक्का तो उसको दे नहीं रहा है, तो कुछ तो हो रहा है। तो वो क्या हो रहा है वही हम लोग आज के टॉपिक में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक। अच्छा, तो आइडियल गैस, जैसे आप कह रहे हो कि भाई आइडियल गैस है, आइडियल गाड़ी है, आइडियल व्यक्ति है, तो आइडियल मतलब होता क्या है? मतलब वो कुछ चीजों को फॉलो करता है जिसको हम लोग आइडियल कहते हैं। तो जैसे आइडियल गैस की बात करेंगे हम, तो आइडियल गैस के कुछ रूल हैं या अ, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिसको वो फॉलो करता है और हम कहते हैं कि वो गैस आइडियल गैस है। तो पहली क्या है? पहला ये है कि पहला ये है कि ऑल गैसेस आर मेड अप ऑफ स्मॉल particles called molecule, and they are in random motion. तो पहला नियम ये है आइडियल गैस का कि ये सारी आइडियल गैस के बारे में बात हो रही है कि सारी गैसें जो हैं छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती हैं, जिन पार्टिकल को हम लोग मॉलिक्यूल कहते हैं, और वो रैंडम मोशन में होते हैं। रैंडम मोशन क्या होता है? जैसे मैं यहाँ से चल के यहाँ तक जा रहा हूँ तो ये नॉर्मल मोशन हुआ, लेकिन अगर आप सोचिए कि मैंने कुछ शराब पी रखी है तो क्या होगा कि मेरा एक कदम यहाँ गिरेगा, एक कदम यहाँ गिरेगा, ऐसे ऐसे करके। ये जरूरी नहीं कि जो मेरा पहला कदम लेफ्ट में गया तो दूसरा कदम भी लेफ्ट में जाएगा, ये भी जरूरी नहीं कि वो राइट में जाएगा। तो हमको नहीं पता कि अ, वो किस दिशा में जाएगा। तो इस तरीके के मोशन को रैंडम मोशन कहते हैं। ठीक। दूसरा, इसका जो एजम्पशन है वो ये है कि साइज ऑफ मॉलिक्यूल is much smaller than average spacing, average distance between two molecules. ठीक। उनके बीच की जो डिस्टेंस है, वो जो उनका साइज है वो इतना कम है कि दो मॉलिक्यूल के बीच का अगर हम डिस्टेंस लेते हैं उसकी कंपैरिजन में वो नेग्लिजिबल है। तीसरा क्या है? दे फॉलो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक। चौथा क्या है? ये तो बहुत सिंपल है कि वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करते हैं। अगर मान लो कि वो किसी कंटेनर में रखे हुए हैं तो दो ही चीजें पॉसिबल है, या तो ये पार्टिकल इस पार्टिकल से टकरा रहा है या ये पार्टिकल जो है इस दीवार से टकरा रहा है। दो ही पॉसिबल है। दूसरी बात यह है कि जो कोलिजन है परफेक्टली इलास्टिक है। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या है? नॉर्मली जो कोलिजन होता है उसमें मोमेंटम कंजर्व होता है,
लेकिन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि उसकी एनर्जी भी कंजर्व होती है। अच्छा, ये कह रहे एक बात और है कि दो मॉलिक्यूल आपस में जब कोलिजन कर रहे हैं तभी उनके बीच कुछ बातचीत हो रही है। अगर वो जब कोलिजन नहीं कर रहे हैं तो उनके बीच कोई बातचीत नहीं हो रही है, कोई मतलब इंटरेक्शन हो नहीं है, इस मॉलिक्यूल को पता ही नहीं कि ये मॉलिक्यूल है भी। फॉर एग्जाम्पल आप एज्यूम करो कुछ एक रूम है जिस रूम में कुछ लोग हैं जिनकी आंखें किसी वजह से वो देख नहीं पाते हैं, ठीक, तो वो कमरे में चल रहे हैं, तो जब तक मान लीजिए कोई आवाज नहीं हो रही है कमरे में तब तक उन्हें पता नहीं चलेगा कि कोई दूसरा व्यक्ति है, जब तक कि वो उसे टकराए ना, वो जब तक दीवार से नहीं टकराएंगे तब तक उनको पता नहीं चलेगा कि दीवार है। मतलब उनके बीच में जो जानकारी का आदान प्रदान है वो तभी हो रहा है जब कोलिजन हो रहा है। आप देखते भी हो कि जो लोग वो दिखाई नहीं देता है, वो लोग एक छड़ी लेके घूमते हैं और छड़ी से ही वो चेक करते हैं कौन आसपास है। तो छड़ी मान लो एक तरीका है उनके बीच बात करने का। तो ये क्या है, कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है। ये दोनों आपस में जब तभी बात करते हैं, कोलिजन जब पार्टिकल का पार्टिकल के साथ होता है या पार्टिकल का दीवार के साथ होता है। हालांकि पार्टिकल का पार्टिकल के साथ जो कोलिजन है वो बहुत ही रेयर है। मोस्टली जो कोलिजन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो दीवार के साथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पांचवा ये है कि जैसे कोलिजन हुआ, यहाँ गए, ये कोलिजन हुआ तो ये टाइम बहुत ही कम है, ये ऐसे करके गया और टकराया और तुरंत अलग हो गया, मतलब कोलिजन का जो टाइम है वो बहुत छोटा है। टाइम ऑफ इंटरेक्शन इज वेरी स्मॉल। ठीक, ये कुछ प्रॉपर्टी है। पहले क्या है कि छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है गैस, और वो पार्टिकल को मॉलिक्यूल कह रहे हैं और वो रैंडम मोशन में है। मॉलिक्यूल का जो साइज है वो दो मॉलिक्यूल के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस है उससे बहुत छोटा है। तीसरा कि दे फॉलो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। चौथा कि उनके कोलिजन जो हो रहा है वो परफेक्टली इलास्टिक है। पांचवा कि दो पार्टिकल के बीच तभी बातचीत होगी जब वो कोलाइड करेंगे, अदरवाइज उनके बीच बातचीत नहीं होगी। देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल एंड वॉल अंटिल देयर इज अ कोलिजन। तीसरी बात है कि टाइम ऑफ इंटरेक्शन इज वेरी स्मॉल। अब इसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका प्रॉपर्टी है, और वो ये है कि अगर गैस को आप थोड़ी देर के लिए, एक लंबे समय के लिए छोड़ दो, तो क्या होगा कि गैस एक स्टेडी स्टेट में आ जाएगी। स्टेडी स्टेट का क्या मतलब हुआ जरा समझ लेते हैं। मान लो कि गैस में 1 मोल पार्टिकल्स हैं, यानी कि कितने हैं, 6.023 इंटू 10⁻23, और ये आपके पास गैस है। तो जब इसको लंबे समय तक के लिए छोड़ दोगे तब क्या होगा, एक स्टेडी स्टेट आ जाएगी, हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का मतलब होता है कि सब कुछ एक जैसा दिखाई देगा, वो अंदर में बदलता रहेगा लेकिन आपको महसूस नहीं होगा। जैसे इसका मतलब मान लो कि 6 × 10⁻19 मॉलिक्यूल, मान लो हाँ 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स जो थे पर सेंटीमीटर क्यूब में थे। किसी पे भी आपके पास, आप चाहे यहाँ देख लो, चाहे यहाँ देख लो, चाहे यहाँ देख लो, चाहे यहाँ देख लो, कहीं भी देख लो, तो पर यूनिट क्यूब में जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं होगा। अच्छा, मान लो कि ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। मान लो कुछ पार्टिकल्स थे जो इस दिशा में वी एक्स स्पीड से जा रहे थे। ये वी एक्स क्या है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल की जो स्पीड है वो वी एक्स स्पीड है, और इसमें कितने पार्टिकल थे, मान लो 500 पार्टिकल पर यूनिट क्यूब में। तो स्टेडी स्टेट में क्या होगा कि जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 500 पार्टिकल थे पर सेंटीमीटर क्यूब में, अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे भी 500 पार्टिकल पर सेंटीमीटर क्यूब होंगे। यानी स्टेडी स्टेट आने के बाद सिचुएशन चेंज नहीं होगी। अब क्या हो सकता है, कोलिजन तो अभी भी हो रहा है, कोलिजन होना तो बंद नहीं हुए हैं। ठीक, तो जब कोलिजन हो रहे हैं इसका मतलब कि उनके बीच डिस्कशन हो रहा है। तो क्या होगा, मान लो कि कोई ये पार्टिकल ये है, इसमें 500 पार्टिकल थे पर सेंटीमीटर क्यूब जो एक्स दिशा में जा रहे थे। अब इसका कोलिजन हो गया किसी, या ऐसे समझो डेल्टा वी वॉल्यूम था, डेल्टा वी वॉल्यूम में कुछ पार्टिकल्स थे, कितने पार्टिकल्स थे, 500। ठीक, कोलिजन से पहले। अब कोलिजन हो गया, इसके साथ कोलिजन हो गया।
तो कोलिजन होने के बाद भी इसमें 500 पार्टिकल ही रहेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि जो पहले 500 पार्टिकल्स थे वो पार्टिकल्स ना हो, इसमें कोई दूसरे पार्टिकल्स हो, लेकिन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स उस टोटल वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा। क्या हुआ होगा, जब कोलिजन हुआ होगा तो कुछ पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ गई होगी, कुछ की घट गई होगी। तो वो इस तरीके से अपने आप को एडजस्ट करेंगे कि उस वॉल्यूम में जो पार्टिकल्स हैं उनका संख्या चेंज ना हो। हाँ, उनकी वेलोसिटी चेंज हो सकती है। तो स्टेडी स्टेट में ये होता है। ठीक, तो ये कोलिजन होते रहेंगे। अगर आप बड़ी पिक्चर में उसको देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर आप किसी भी छोटे हिस्से को देख रहे हो और उसका उसमें एक छोटे से वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स को देख रहे हो तो वो पार्टिकल्स में नंबर चेंज नहीं हो रहा है। ये मतलब होता है स्टेडी स्टेट। ठीक, ये हमारी बेसिक प्रॉपर्टी हुई आइडियल गैस की। ठीक, अभी हम आइडियल गैस की बात कर रहे हैं, फिर धीरे से देखेंगे कि ये कितना फॉलो कर रहा है। जैसे हम कहीं भी जाते हैं तो बोलते हैं ये आइडियल स्कूल है, ये आइडियल टीचर है, ये आइडियल स्टूडेंट है। धीरे 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 समय बीतता जाता है, तब हमको समझ में आता है कि कौन आइडियल स्कूल है, कौन आइडियल टीचर है, कौन आइडियल स्टूडेंट है। तो अभी हमारा जो अजम्पशन है कि ये रियल गैस अगर आइडियल गैस होगी तो वो ऐसी होनी चाहिए। अब वो होती है नहीं होती है वो बात की बात है, पहले ये होती है। तो अब हमारा अब क्या काम है, पहला हम कर रहे हैं कि आ, हम निकाल रहे हैं एक्सप्रेशन ऑफ प्रेशर आइडियल गैस के लिए। तो हम मानते हैं कि हमारे पास एक हमारे पास कंटेनर है। कंटेनर ऐसा है कि इसकी लंबाई भी एल है, चौड़ाई भी एल है और ये भी एल है। इस एक कॉर्नर को हम ओरिजिन मान लेते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ठीक, एक पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी v है और v वेलोसिटी में क्या क्या कंपोनेंट हो सकते हैं, उसमें हो सकता है vx, vy और vz। और हम लोग अपनी वेक्टर एनालिसिस से ये जानते हैं कि जो v होगा, जो v का वैल्यू होगा वो होगा अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक तो बहुत बेसिक सी चीज़ थी। हमने एक गैस ले ली और एक गैस जो है कितने टेम्परेचर पे है, मान लो कि T टेम्परेचर पे है और इसमें टोटल कितने मॉलिक्यूल हैं, मान लो कि कैपिटल N मॉलिक्यूल है और ये पार्टिकल जा रहा है। तो इसके तीन कंपोनेंटों की वेलोसिटी है, ये हो जाएगा Vx, ये हो जाएगा Vy और ये हो जाएगा Vz। ठीक, इसके दो प्लेन सरफेस मान लो A B C D और ये हो गया हमारे पास E O F G। दो प्लेन हैं ऐसे करके जो आपस में तो पैरेलल हैं लेकिन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है। ठीक, अब ये पार्टिकल जो एक्स डायरेक्शन वाली जो वेलोसिटी है ये जाके यहाँ पे टकरा रहा होगा। ठीक, तो जब जब टकरा रहा होगा तो इसका मोमेंटम कितना होगा, p1 मान लो। ठीक, और वो कितना होगा m v x। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन है एक्स एक्सिस की और तो वेलोसिटी जो है पॉजिटिव p1 हो गया। तो मैं वेक्टर नहीं लगा रहा हूँ। जब ये टकराया तो टकरा के वापस लौटा। तो हमने कहा था कि जो कोलिजन है वो इलास्टिक है और हमें कोलिजन की थ्योरी से पता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट हैवी है, बहुत हैवी है, कोई पार्टिकल लाइट पार्टिकल उसे टकराता है तो वो वैसे ही वापस लौट जाता है। दूसरी बात m क्या है, m इस पार्टिकल का मास है। तो अगर हमारे पास गैस है जिसमें n मॉलिक्यूल्स हैं तो सबका मास कितना होगा, m मास होगा, हर पार्टिकल का मास m होगा। तो ये हो गया इसका इनिशियल मोमेंटम। ठीक, अच्छा जब ये टकरा के वापस लौटा तो इसका जो मोमेंटम हो गया वो हो गया m vx। यहाँ एक माइनस साइन आया क्योंकि पार्टिकल जा रहा था ऐसे और टकराने के बाद वो ऐसे जा रहा है, यानी निगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये हो गया। तो अगर हम निकालें चेंज इन पार्टिकल्स मोमेंटम तो वो कितना हो जाएगा, डेल्टा पी इज इक्वल टू P2 माइनस P1। तो ये हुआ माइनस एम वी एक्स माइनस एम वी एक्स
तो टोटल हुआ -2mv(x). ये क्या हुआ? ये हुआ चेंज इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। लेकिन पार्टिकल किससे टकरा रहा है? वॉल से, तो मोमेंटम कंजर्व है। तो जितना मोमेंटम चेंज पार्टिकल का हुआ उतना ही मोमेंटम चेंज वॉल का भी हुआ होगा। तो हम क्या कह सकते हैं? चेंज इन मोमेंटम ऑफ वॉल, और ये कितना होगा? इसको डेल्टा पी डैश बोल रहा हूँ, ये हो जाएगा 2mvx, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट होगी, क्योंकि टोटल मोमेंटम अगर कंजर्व रहना है तो अगर वॉल का चेंज इन मोमेंटम इस डायरेक्शन में आ रहा है, सॉरी द पार्टिकल का चेंज इन मोमेंटम इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो वॉल का चेंज इन मोमेंटम इस डायरेक्शन में आएगा। तो हमने निकाल लिया कि वॉल की मोमेंटम में कितना चेंज होगा। अब देखते हैं जरा आगे। अगर मैं निकालूं, मुझे चेंज इन मोमेंटम मिल गया। अब देखो क्या होगा। ये पार्टिकल यहाँ से टकराया, फिर यहाँ तक गया और फिर वापस आया, तो यानी कि एक कोलिजन हुआ, और जब दूसरा कोलिजन होगा उसमें कितना टाइम लगेगा? यहाँ से यहाँ तक जाना और यहाँ से यहाँ तक आना। ठीक, तो टाइम, अच्छा ये यहाँ से टकरा के यहाँ गया और फिर वापस यहाँ आया। ठीक, टाइम टेकन इन बैक एंड फोर्थ मोशन। बैक एंड फोर्थ मोशन क्या है? ये पार्टिकल ऐसे ऐसे टकरा रहा होगा। आप पूछ सकते हो कि सर उसकी ऐसा नहीं होगा कि जब जाके टकराएगा तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। पार्टिकल ऐसे टकरा रहा है तो ऐसे ही वापस जाएगा, यानी कि एक्स एक्सिस की जो वेलोसिटी है वो वाई एक्सिस की वेलोसिटी से इफेक्टेड नहीं होगी और ना जेड एक्सिस से प्रभावित होगी। तो जो एक्स एक्सिस वाला पार्टिकल है वो लगातार एक्स एक्सिस में ही चलता रहेगा। ठीक, तो टाइम टेकन इसे बोलते हैं बैक एंड फोर्थ मोशन। जो इस तरीके का होता है उसे बोलते हैं बैक एंड फोर्थ मोशन। तो उसमें कितना टाइम लग गया? टाइम लग गया कितना? समय बराबर दूरी। दूरी कितनी? यहाँ से यहाँ तक गया l और यहाँ से यहाँ तक वापस आया तो 2l, समय 2l, और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी थी? vx। ठीक, तो अब हमें पता चल गया कि कितना मोमेंटम लग रहा है और कितना समय लग रहा है। तो हम निकाल सकते हैं फोर्स। फोर्स कैसे निकाल सकते हैं? फोर्स की डेफिनेशन क्या कहती है? फोर्स क्या होता है? अगर मैं एक्स डायरेक्शन के फोर्स की बात करूं, क्योंकि पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में ही जाके टकरा रहा है, तो वो हो जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ओवर टाइम। ये क्या है? ये न्यूटन्स लॉ है। सेकंड लॉ क्या कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड। तो ये जो है ये एक पार्टिकल पे फोर्स आया, किस डायरेक्शन में आया? एक्स, क्योंकि मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में था। तो ये कितना हो जाएगा? 2mvx, और डेल्टा टी कितना हो गया हमारे पास? 2l अपॉन vx। तो ये हो गया 2 से 2 कट गया m vx स्क्वायर अपॉन m। तो ये हो गया एक पार्टिकल का एक पार्टिकल के द्वारा इस वॉल पे लगाया गया फोर्स। हमारे पास कितने पार्टिकल हैं? n पार्टिकल है। ठीक, तो और एक पार्टिकल तो इस दिशा में चल नहीं रहा होगा, बहुत सारे पार्टिकल इस दिशा में चल रहे होंगे। तो अगर हम एक्स डायरेक्शन का टोटल फोर्स निकालना चाहें तो क्योंकि और पार्टिकल भी तो टकरा रहे होंगे, तो वो कितना हो जाएगा? क्योंकि सब सारे वेक्टर एक ही दिशा में हैं, तो अब हमें वेक्टर एडिशन करने की जरूरत नहीं है। हमने सीखा था कि अगर दो वेक्टर एक ही दिशा में होते हैं तो उनको हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो जितने पार्टिकल इस सरफेस से टकरा रहे होंगे उन सबका टोटल फोर्स कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारे पास टोटल फोर्स एफ, और किसके बराबर हो जाएगा? सिग्मा एफ एक्स के बराबर। और ये किसके बराबर हो जाएगा? एम अपॉन एल सिग्मा वी एक्स स्क्वायर। तो ये हुआ हमारी इस वाली बॉल पे टोटल फोर्स। अच्छा, ये उस बॉल पे भी हो रहा होगा, तो हमारा आइडिया है कि हम किसी एक तरफ को निकाल लें तो बाकी का अपने आप हो जाए, क्योंकि हम पार्टिकल रैंडम मोशन में, ये किसी ने नहीं कहा कि पार्टिकल सिर्फ एक्स दिशा में चल रहे हैं, लेकिन जितने भी पार्टिकल चल रहे होंगे रैंडम भी चल रहे होंगे, उनका एक एक्स कंपोनेंट होगा, उनका एक वाई कंपोनेंट होगा। तो हमने ये निकाल लिया। अब जरा देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब ये पार्टिकल ऐसे चल रहा था तो ये एक्स में जाने के लिए जितना फ्री था उतना ही फ्री वाई की डायरेक्शन में जाने के लिए था, उतना ही जेड में जाने के लिए फ्री था।
ऐसा नहीं था कि पार्टिकल को हमने बांध रखा है तो वो एक्स में नहीं जा सकता या वाई में नहीं जा सकता, यानी कि वो एक्स में जितना जा सकता है उतना वाई में भी वो जा सकता है। तो इसका मतलब कि एक्स डायरेक्शन में उसकी जितनी वेलोसिटी के होने की प्रोबेबिलिटी है उतनी ही प्रोबेबिलिटी उसके होने की वाई डायरेक्शन में है, उतनी ही प्रोबेबिलिटी उसकी जेड डायरेक्शन में है। क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि तीनों डायरेक्शन इक्विवेलेंट है। आप ये नहीं कह सकते कि पार्टिकल एक्स में ही जाएगा, आप ये नहीं कह सकते कि वाई में ही जाएगा, आप ये नहीं कह सकते जेड में ही जाएगा। आप कह रहे हो एक पार्टिकल है वो जेड में भी उतना ही जाने का चांस है जितना एक्स में जाने का चांस है और जितना वाई में जाने का चांस है, यानी कि तीनों डायरेक्शन में उसके जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम है। और कितनी होगी? 1/3, क्योंकि 3 डायरेक्शन है तो एक तिहाई ही हो सकती है। ठीक, तो अगर हमारे पास ये हो जाए, सिंस ऑल द डायरेक्शंस आर इक्विवेलेंट, मतलब फिर से मैं वो बताता हूँ कि अगर एक रोड पे आपको जाना है तो आप रोड पे कब जाते हो? जब वो रोड खाली हो, टूटी हुई ना हो। लेकिन अगर सारी रोड एक जैसी हो जाए, जो खाली है, टूटी हुई ना है और डिस्टेंस भी इक्वल है, तो आप किसी पे भी जा सकते हैं। बिल्कुल वही बात है, क्योंकि सारी डायरेक्शन इक्विवेलेंट है, एक्स वाई और जेड, तो ये बराबर बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वी एक्स स्क्वायर और वी वाई स्क्वायर और वी जेड स्क्वायर, ये तीनों आपस में बराबर होंगे। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, समेशन, जब ये तीनों आपस में बराबर हैं तो हम इसे लिख सकते हैं वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर वी जेड स्क्वायर अपॉन 3। बेसिकली हमने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से डिवाइड किया, और क्योंकि वो सब बराबर है तो वी एक्स की जगह एक बार वी वाई रख दिया और एक बार वी जेड रख दिया, तो ये आया। और ये अभी हमने देखा था, ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/3 समेशन वी स्क्वायर का, क्योंकि वी स्क्वायर जो है वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब तो टोटल फोर्स हमारे पास कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारे पास m/l, और ये हो गया 1/3 समेशन वी स्क्वायर। ठीक, ये हमने वॉल पे एक्स डायरेक्शन में जो लगने वाला फोर्स है वो हमने निकाला है। अब हमारे पास n पार्टिकल है, हम इसमें n से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, n से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, अब जरा ध्यान से देखो, ये हुआ हमारे पास एफ एक्स, m इंटू एन को ऐसे ही रहने दो, 3l को ऐसे ही रहने दो। इसको जरा ध्यान से देखो, जब आप किसी चीज़ का एवरेज निकालते हो तो कैसे निकालते हो? आप निकालते हो कि सारे उनको जोड़ देते हो और उसको टोटल होने से डिवाइड कर देते हो। यहाँ पे कितनी पार्टिकल्स होंगे? n पार्टिकल्स हैं, तो सबकी वी स्क्वायर होंगे। तो आपने ये बेसिकली क्या है, वी स्क्वायर का एवरेज। नॉर्मली तुम वी का एवरेज निकालते हो, सारे वी को जोड़ दिया और फिर टोटल एन से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे हम सारे वी स्क्वायर को जोड़ रहे हैं और एन से डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि वी स्क्वायर का एवरेज हुआ। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं वी स्क्वायर का एवरेज। ठीक, अच्छा, अब देखो, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझो, ये क्या है? अगर मेरे पास इसकी, ये क्या है? ये मीन स्क्वायर है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। और ये किसके बराबर है? हमने क्या किया, पहले इसका स्क्वायर किया और उसके बाद उसका मीन लिख दिया। ठीक, अगर मैं इसको ले ऐड, इसका अंडर रूट ले डालूं तो हमारी ये हो जाएगी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो हम इसको बोलते हैं वी आर एम एस। क्या मतलब है वी आर एम एस का? पहले किसी चीज़ का स्क्वायर करो, फिर उसका मीन लो और उसके बाद उसका अंडर रूट ले लो, तो ये हमारे पास वी आर एम एस हो जाएगा। तो हमारे पास जो एफ एक्स की जो वैल्यू आई वो आई एम इंटू एन अपॉन एल इंटू 3, और ये कितनी आई? वी आर एम एस स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर करने से ही ये मिलेगा। तो इसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ तक आसान है। अब हमें निकालना है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? फोर्स परपेंडिकुलर टू अ सरफेस पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड द प्रेशर।
ठीक, प्रेशर इज फोर्स परपेंडिकुलर टू द एरिया पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, एफ एक्स अपॉन एल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इस सरफेस का जो प्रेशर है, इसका जो एरिया है वो एल स्क्वायर होगा। एल इसकी लंबाई है और एल इसकी गहराई है। तो ये हो जाएगा 1/3 एम इंटू एन इंटू एल क्यूब वी आर एम एस स्क्वायर। और एल क्यूब क्या है? एल क्यूब इसका वॉल्यूम है टोटल। तो हमारे पास जो टोटल प्रेशर हो गया वो हो गया 1/3 एम इंटू एन इंटू वॉल्यूम वी स्क्वायर आर एम एस। ठीक, तो ये हमारे पास प्रेशर का फॉर्मूला आ गया। अच्छा, ये प्रेशर आप कहोगे कि आपने तो इस दीवार पर निकाला है, लेकिन अगर आप सेम कैलकुलेशन इस दीवार के लिए, ऊपर वाली दीवार के लिए करोगे तो भी सेम आएगी, और इस नीचे की तरफ करो तो भी सेम आएगी। और ध्यान रखिएगा, ये गैस को बहुत देर तक के लिए छोड़ा गया है, तो यानी कि सारे पार्टिकल अब सेटल हो गए। अब ऐसा नहीं है कि पार्टिकल किसी एक डायरेक्शन में बढ़ जाएंगे या एक डायरेक्शन में घट जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। जब वो घटेंगे नहीं, बढ़ेंगे नहीं, तो यानी कि हर जगह प्रेशर इतना ही होगा। इसमें कोई ऐसा पैरामीटर नहीं आ रहा है जो किसी दिशा को दिखा रहा है। देखो, ये वी आर एम एस फिक्स है, जितनी वेलोसिटी है उनका स्क्वायर करो, उसका मीन लो, उसका अंडर रूट ले लो। ठीक, स्क्वायर कर देने से वेलोसिटीज को उसका डायरेक्शन खत्म हो जाता है। वी की एक डायरेक्शन होगी, लेकिन वी स्क्वायर की डायरेक्शन नहीं होगी। वी स्क्वायर कैसे आया? वी स्क्वायर आया वी डॉट वी से, और जब तुम किसी चीज का डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो वो स्केलर हो जाती है, उसकी डायरेक्शन नहीं होती है। तो इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, वॉल्यूम का कोई डायरेक्शन नहीं है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक, अब इसको जरा और ध्यान से थोड़ा देखो। अगर इतनी चीज को थोड़ी देर के लिए देखो, अच्छा एम क्या है? एम एक मॉलिक्यूल का मास है, और एन अपॉन वी क्या है? एन अपॉन वी जो है 1/3, इसको हम लिख सकते हैं डेंसिटी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। कई तरीके की डेंसिटी होती है, एक मास डेंसिटी होती है जिसे नॉर्मली आप देखते हो, जिसका यूनिट होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एक होती है नंबर डेंसिटी, कि कितना नंबर पर यूनिट क्यूब में है। तो यहाँ पे ये जो है ये नंबर डेंसिटी है, और ये हो गया हमारे पास वी आर एम एस स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला ये हो गया। तो जब एक पार्टिकल का मास दिया हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हो, वॉल्यूम दिया हो, वी आर एम एस दिया हो, तो प्रेशर आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। लेकिन अगर डेंसिटी दी है तो आप प्रेशर इस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये प्रेशर स्टेडी स्टेट है हमारे पास, और सब जगह एक जैसा होगा। अच्छा, अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए ध्यान से देखो, पी वी को एक तरफ कर लो, 1/3 को ऐसे कर लो, एम इंटू एन वी आर एम एस निकाल लिया। इसको जरा ध्यान से देखो, ये क्या है? एक मास, एक एम जो है एक पार्टिकल का मास है, एक मॉलिक्यूल का मास है, और कैपिटल एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अगर हम उसकी बात करें तो वो टोटल गैस का जो मास है वो आ जाएगा। ठीक, तो अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और 2 से डिवाइड कर दूँ, ठीक, तो ये हो जाएगा 2/3, और ये हो जाएगा 1/2 एम। ये पूरे गैस का मास हो गया, और ये हुआ आर एम एस स्क्वायर। ठीक, तो ये क्या हो गया? ये हमारे पास एक तरीके से एवरेज काइनेटिक एनर्जी हो गई। ठीक, तो ये हो गया 2/3, और ये हो गया हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। ठीक, तो हमारे पास एक इक्वेशन ये आ गई। ठीक है, तो आज हम लोगों ने एक्सप्रेशन ऑफ प्रेशर निकाला काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की हेल्प से। अब हम लोग एक एक करके काइनेटिक
थ्योरी ऑफ गैसेस में इसकी सारी प्रॉपर्टी एक एक करके देखेंगे। फिर थोड़ी देर बाद ये देखेंगे कि ये गैस जो हमारे डेली लाइफ में जो हमें गैस दिखाई देती है, जैसे एयर है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, वो इस तरीके से व्यवहार कर रही है या नहीं कर रही है, और कर रही है तो कब तक कर रही है और कब नहीं कर रही है। ठीक, अगर कोई गैस है जो इस सब को फॉलो कर रही है तो हम बोलेंगे कि वो आइडियल गैस है, भले ही हम रियल सेंस में उसको देख रहे हैं। हो सकता है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर तक कोई गैस रियल गैस तरीके से काम कर रही है और उसके बाद काम ना कर रही है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि इस टेम्परेचर या इस प्रेशर रेंज तक ये गैस आइडियल गैस के तरीके से बिहेव करेगी और उसके बाद नहीं करेगी। ठीक, तो आज का हमारा टॉपिक जो हमने लिया था, एक्सप्रेशन ऑफ प्रेशर फॉर एन आइडियल गैस, हमने पूरा कर लिया। अब पहले इस टॉपिक को पूरा कर लेंगे हम, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में जितनी भी चीज़ें हैं सब एक साथ पूरी कर लेंगे वन बाय वन, और उसके बाद फिर हम इसके कुछ न्यूमेरिकल करके देखेंगे। ठीक है, आप लोग अपना नोट्स बनाते रहिए, और ये देखिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप किस क्लास में पढ़ रहे हो। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और आप सब्जेक्ट की डीप अंडरस्टैंडिंग चाहते हो तो आपको वीडियो को देखना पड़ेगा, और आप सिर्फ कोई एग्ज़ाम पास करना चाहते हो यूनिवर्सिटी लेवल का, तो फिर आप कोई भी किताब मार्केट से खरीद के उसको लिख के पास कर सकते हो। लेकिन मेरा एम ऐसा है कि मैं डायरेक्ट क्वेश्चन भी करा सकता हूँ, लेकिन मैं डायरेक्ट क्वेश्चन इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि पहले मैं थ्योरी देना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं न्यूमेरिकल करा रहा हूँ तो बीच में कहीं कहीं थ्योरी आती रहेगी, तो उस थ्योरी में कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैं आपको इसको अलग दिशा में ले जा रहा हूँ कि पहले थ्योरी कंप्लीट कर ली जाए, फिर हम न्यूमेरिकल भी करेंगे। ठीक, चलिए ठीक है, तो फिर अब हम लोग कल मिलते हैं, और उसके आगे फिर चीज़ें, इसके आगे की चीज़ें हम लोग रेगुलर लेक्चर में करेंगे।